मैं डॉक्टर विभा खन्ना गत वीडियो में बात कर चुकी हूँ एक प्रकार के सेकंड मैसेंजर की, दैट इज साइक्लिक एएमपी। और इस वीडियो में अपन बात करेंगे अन्य प्रकार के सेकंड मैसेंजर की, जो है IP3 और DAG। हम जानते हैं कि सिग्नल ट्रांसडक्शन के दौरान जो लिगैंड मॉलिक्यूल्स हैं, दे बाइंड टू द रिसेप्टर्स and leads to the formation of second messengers. First messengers ligand molecules, primary messenger, और second messenger या secondary messenger जिसका उदाहरण साइक्लिक एएमपी हम पूर्व वीडियो में कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे दो अन्य सेकेंड मैसेंजर्स की, IP3 और DAG। सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो हम तीन डिफरेंट पार्ट्स में उसको सब डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पहला है जब कोई सिग्नल रिसीव होता है रिसेप्टर मॉलिक्यूल द्वारा, जो सामान्यतः सेल मेम्ब्रेन पर उपस्थित होती है। इसके जुड़ने से, सिग्नल मॉलिक्यूल के रिसेप्टर पर जुड़ने से, यह जो रिसेप्टर है जो वास्तव में एक प्रोटीन होता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन, इसमें कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं। और इन कन्फर्मेशनल चेंजेस के फलस्वरूप साइटोप्लाज्म में उपस्थित विभिन्न मॉलिक्यूल्स में परिवर्तन होते हैं। केमिकल परिवर्तन हो सकते हैं, दैट इज दे गेट एक्टिवेटेड, इनका फॉस्फोराइलेशन हो सकता है, या उनमें कन्फर्मेशनल चेंजेस हो सकते हैं जिसके फलस्वरूप वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो सिग्नल के जुड़ने से चेन ऑफ रिएक्शन शुरू होती है, वो साइटोप्लाज्म में बहुत से मॉलिक्यूल्स को प्रभावित करते हुए ट्रांसड्यूस होती है। और इस ट्रांसडक्शन के फलस्वरूप जो जनरेट होते हैं रिस्पॉन्स, जो डिपेंड करते हैं कि कौन सा सिग्नल है, क्योंकि वो सिग्नल अपने अनुरूप सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को एक्टिवेट करता है। सेकेंड मैसेंजर्स वे मॉलिक्यूल होते हैं जो बनते हैं बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ द सिग्नल विद द रिसेप्टर, और उसके बाद वहां से प्राप्त सिग्नल, जो फर्स्ट मैसेंजर है, उससे प्राप्त सिग्नल को वो रिले करते हैं, वो पहुंचाते हैं विद इन द सेल टू डिफरेंट इफेक्टर प्रोटीन्स। ये सेकेंड मैसेंजर्स जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन प्रोटीनेशियस होते हैं, साइटोप्लाज्म में इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं, वे अपने सिग्नल को मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स से इफेक्टर प्रोटीन तक पहुंचाते हैं, जिसके फलस्वरूप पर्टिकुलर रिस्पॉन्स जनरेट होता है उस एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के प्रति। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो सेकेंड मैसेंजर्स की, दैट इज DAG डायसिल ग्लिसरॉल और IP3 इनोसिटॉल 3 फॉस्फेट की। तो इस पाथवे में हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड एंड ये किस प्रकार से और किन मॉलिक्यूल्स को प्रभावित करते हैं विद इन द साइटोप्लाज्म। तो जब आपका रिसेप्टर फर्स्ट मैसेंजर के कांटेक्ट में आता है, वो रिसेप्टर GPCR भी हो सकता है, वो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज भी हो सकता है। तो ये जो रिसेप्टर्स है, ये जब एक्टिवेट होते हैं उस समय ये एंजाइम फॉस्फोलाइपेज C को प्रभावित करते हैं। फॉस्फोलाइपेज अर्थात वो एंजाइम जो फॉस्फोराइलेटेड लिपिड मॉलिक्यूल्स को विघटित करता है, उसके ऊपर कैटाबॉलिक रिएक्शन को कैटलाइज करता है। तो फॉस्फोलाइपेज C प्रक्रिया करता है एक आपके मेम्ब्रेन लिपिड पर, एंड दैट इज योर PIP2। तो जो PIP2 फॉस्फोलिपिड है ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यह फॉस्फोलाइपेज C की उपस्थिति में इट
forms two small molecules, that is diacylglycerol and inositol 3-phosphate. इनमें से जो diacylglycerol मॉलिक्यूल है यह मेम्ब्रेन बाउंड पार्ट है इस मेम्ब्रेन लिपिड का, इस मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड का, तो यह इसी मेम्ब्रेन में ही जुड़ा रहता है एंड इट एक्ट्स एज अ सेकेंड मैसेंजर। यह डिफरेंट चैनल्स को, आयन चैनल्स को इंड्यूस करता है जो इस मेम्ब्रेन में उपस्थित होते हैं। वी नो दैट मेम्ब्रेन इट इज़ अ फ्लूइड, अर्थात इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का आवागमन संभव है। तो ये जो छोटा सा हमारा DAG मॉलिक्यूल है ये इस लिपिड बाइलेयर में ही मूव करके और ये प्रभावित करता है डिफरेंट आयन चैनल्स को। जबकि जो इसका दूसरा वाला पार्ट है दैट इज IP3 दैट इज प्रोड्यूस्ड, वो जो IP3 है यह डिफ्यूजिबल सेकेंड मैसेंजर है जो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज आउट हो जाता है और यह मुख्यतः प्रभावित करता है कैल्शियम चैनल्स को। क्योंकि ये कैल्शियम चैनल्स IP3 द्वारा प्रभावित होने से खुलती हैं तो इनको अपन कह देते हैं IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल्स। अब इतनी बात हमको विदित है कि कैल्शियम आयंस दे आर जनरली नॉट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इन इट्स आयनिक फॉर्म। जितना भी एक्सेस ऑफ एनी टाइप ऑफ आयंस हैं दे आर स्टोर्ड विद इन डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, कोशिका में ही, और जो कैल्शियम आयंस हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में या हमारे वैक्यूल में, क्योंकि वैक्यूल के बाहर जो टोनोप्लास्ट है वो भी अंदर से किसी पार्टिकल को सहजता से साइटोप्लाज्म में नहीं आने देता है। तो इस प्रकार से जहाँ पर भी कैल्शियम उपस्थित है, स्टोर किया हुआ है कोशिका में, वहाँ पर यह अपने कैल्शियम चैनल्स होंगे ताकि ज़रूरत पड़ने पर इन रिजर्वॉयर्स में से, इन स्टोर हाउस में से कोशिका कैल्शियम आयंस को प्राप्त कर सके। Such calcium channels they are also present on the external membrane. So the calcium channels which are present on the external membrane they may be activated by this particular second messenger that is your diacylglycerol। और जो ऑर्गेनील्स में, वैक्यूल्स में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं उसमें उपस्थित होते हैं ये कैल्शियम चैनल्स, वो उनमें से जो IP3 गेटेड है यानी दोज कैल्शियम चैनल्स विच आर अफेक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर सेकेंड मैसेंजर दैट इज IP3 वो खुल जाते हैं because of the action of this second messenger. Or once this calcium channels they open up, at that point of time अपना जो कैल्शियम आयंस का रिजर्वॉयर है उसमें से कैल्शियम बाहर साइटोप्लाज्म में आने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप इन कैल्शियम आयंस की जो आपकी कंसंट्रेशन है विद इन द साइटोप्लाज्म इट इंक्रीजेस and these calcium ions they themselves they act as second messengers। अब देखिए एक सिग्नल जो एक प्राइमरी मैसेंजर के द्वारा इस कोशिका पर लाया गया था वो कितना एम्प्लीफाई हुआ और उसको एम्प्लीफाई करने के लिए कितने सीरीज ऑफ रिएक्शंस दे आर इंड्यूस्ड विद इन द सेल। दैट इज द ब्यूटी ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो यहाँ पर बहुत से मॉलिक्यूल, मतलब एक फॉस्फोलाइपेज सी बहुत से PIP2 को विघटित कर रहा है, अतः बहुत से ये सेकेंड मैसेंजर के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, DAG भी और IP3 भी। और ये DAG और IP3 उस मैकेनिज्म को इंड्यूस कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप एक अन्य प्रकार का सेकेंड मैसेंजर यानी कैल्शियम आयंस की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है साइटोप्लाज्म में। सो जस्ट इमेजिन कितने अधिक कैटेगरी तक, कितनी अधिक
पावर तक यह जो रिस्पॉन्स है, जो सिग्नल मॉलिक्यूल के जुड़ने से इंड्यूस हुआ है स्टिमुलाई, ये मैग्नीफाई हो जाता है विद इन द सेल। और जब डीएजी प्रभावित हो रहा है तो वह अन्य इफेक्टर मॉलिक्यूल को प्रभावित कर रहा है। IP3 इट इज producing effect on some other system within the cell, and these calcium ions which are produced, they will affect some other type of effector molecules। तो कितनी वैरायटी के, कितनी प्रकार के हमारे रिस्पॉन्स जनरेट हो सकते हैं एक सिग्नल मॉलिक्यूल के द्वारा। एक फर्स्ट मैसेंजर का जो प्रभाव है कोशिका पे, वो इन सेकेंड मैसेंजर्स के कारण, इन सेकेंड मैसेंजर्स के बनने के और इफेक्टर मॉलिक्यूल को प्रभावित करने वाले पाथवे के कारण मैग्नीफाई हो जाता है, एम्प्लीफाई हो जाता है विद इन द साइटोप्लाज्म, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, जो कोई कोशिका एक पर्टिकुलर सिग्नल से प्रभावित होने पे इंड्यूस करती है। अब अगले वीडियो में हमने आज एक अन्य सेकेंड मैसेंजर का नाम लिया है, दैट इज योर कैल्शियम आयंस। हमने ये बात करी है कि ये जो कैल्शियम आयंस हैं, ये आयनिक फॉर्म में दे आर टॉक्सिक, दे शुड नॉट बी प्रेजेंट एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से अधिक, और इनकी आवश्यकता है सेल सिस्टम में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करने के लिए। तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो नेक्स्ट प्रकार का सेकेंड मैसेंजर है, कॉमन सेकेंड मैसेंजर जो बहुतायत में पाया जाता है, दैट इज योर कैल्शियम आयंस। तो कैल्शियम कैलमोड्यूलिन साइकिल और कैल्शियम आयंस के जो विभिन्न प्रभाव हैं किसी सिग्नल ट्रांसडक्शन चेन में, उसके बारे में हम अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।